हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भारत के भूगोल से बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, जिसका नाम है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी में से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 68 बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी गिरि ब्रज या राजगिरी। इसकी राजधानी पहले क्या थी। तो राजगिरी थी और बाद में राजधानी क्या बनी थी। तो पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बनी थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था। तो उदयन ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था। उदयन ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है। ओटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। ओटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो ऑप्शन सी, काबुल नदी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमानी के निकट से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमानी के निकट से इसका उद्गम होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जहां से पाकिस्तान के चिल्हड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। किस तट पर। तो दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो खुर्रम हो गया आपका, तोची, गोमस, बिबोवा और संगर है। ठीक है, ये जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है। ठीक, नेक्स्ट। पांगोंग झील डैश में है। इंपॉर्टेंट है। पांगोंग झील ये कहां पे स्थित है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में यह आपका स्थित है। व्याख्या देखते हैं। पैगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पैगोंग जो है कहां पे। तो लद्दाख में यह स्थित है। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। पैगोंग झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। पैगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। पैगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत के पास है और 2/3 हिस्सा जो है चीन के पास है। और कैसी झील है ये। तो खारे पानी की झील है। कहां पे है। तो लद्दाख में है। नेक्स्ट है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अयोध्या किस नदी के तट पर है। तो सरयू नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। अयोध्या शहर, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है।
इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली माना जाता है। सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बीच तुलना करना है। इसमें पहला है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं। बिल्कुल सही है। जो अधिकांश हिमालय की नदियां होती हैं, क्या होती हैं? ये बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही है। जो हिमालय की नदियां होती हैं ये बारहमासी होती हैं, यानी 12 महीने ये बहती रहती हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये सिर्फ वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये आपका सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ये गलत है। प्रायद्वीपीय नदी नहीं बल्कि हिमालय नदी, ठीक है। हिमालय नदी जो है ये अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, प्रायद्वीपीय नहीं करती है। तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है। हिमालय की नदियों में क्या होता है? वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। वर्षा से तो इसमें जल मिलता है, लेकिन जो है जो बर्फ पिघलती है उससे भी इसमें जल आता है। ये सदानीरा नदियां यानी हमेशा बहती हैं, सदानीरा है। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती है, ठीक है। ये विसर्पों का निर्माण करती है एवं प्रायः अपना मार्ग भी बदल लेती हैं। जो हिमालय की नदियां होती हैं ये मार्ग परिवर्तित करती हैं। इनमें सिंचाई की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर यह बहती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा क्या होती है? कम रहती है। इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यंत क्या होता है? मंद होता है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद है जहां नया उभ्रंशन हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिलान करना है, एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोनार झील, लोनार झील कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। जयसमंद झील कहां पे है? तो राजस्थान में। पेरियार झील केरल में है। और नागिन झील कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है नागिन झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोनार कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। और जयसमंद कहां पे है? तो राजस्थान में जयसमंद है। पेरियार केरल में। और नागिन कहां पे है? तो जम्मू और कश्मीर में नागिन झील स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन सी एक मीठे पानी की झील है? पहला है चिल्का। चिल्का जो है खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में स्थित है। सांबर झील की बात करते हैं तो ये भी आपका खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। वुलर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की झील है। लोकटक की बात करें तो ये मणिपुर में है और ये भी मीठे पानी की झील है। तो इसमें आपका वुलर भी होगा और लोकटक भी, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। वुलर एवं लोकटक झील मीठे पानी की झील है। वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ये भी ध्यान रखिए, कैसी झील है? तो गोखुर झील है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक की बात करते हैं तो यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ ये आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कहां पे है? तो मणिपुर में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है,
बंगाल का सूख जो है किस नदी को, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सुवर्ण रेखा नदी की बात करें तो छोटा नागपुर से निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। सुवर्ण रेखा मुख्यतः मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,196 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है कोयल नदी। कोयल नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियों दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इंपॉर्टेंट है, करा कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर कौन सी नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, गंगवली और नर्मदा ये जो है आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। बाकी गोदावरी और कृष्णा ये तो जो है पूर्व की ओर बहती हैं, यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मैंने बताया था नर्मदा और गंगवली ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त नदियों में गंगवली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये किस में गिरती है? अरब सागर में। जबकि आपका गोदावरी तथा कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगवली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है। किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। और पश्चिमी घाट से धारवाड़ के दक्षिण में सालमाला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत की मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है और ये ध्यान रखिएगा विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य या बहती है। ये कई बार पूछा गया है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं यानी अरब सागर में जो गिरती हैं, किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात हो रही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी आपका कौन सा हो जाएगा? अमरावती हो गया आपका, दूसरा भवानी और चौथा आपका हेमावती। ठीक है, अमरावती, भवानी और हेमावती ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। इंपॉर्टेंट है ये, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियां बाएं तट की बात करते हैं तो हेमावती, सिमसा, अकरावती ये जो है आपका बाएं तट की नदियां हैं। दाएं तट की बात करें तो काबिनी, भवानी, लक्ष्मण, तीर्थ और अमरावती। ठीक है, ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया दूध गंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सभी को पता होगा यमुना नदी कहां से? तो उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुच्छ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक, कहां से? यमुनोत्री हिमनद से। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो यमुना है यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये आपका जो है कहां पे मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा में मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो चंबल हो गया, केन, बेतवा, सिंध, टोंस और हिंडन ये जो है यमुना की सहायक नदी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है? तो अयोध्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम पढ़ चुके हैं अयोध्या जो है किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। यह नदी अपवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर की बात करें तो दिल्ली हो गया, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर आदि हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो ऑप्शन डी 11, ऑप्शन डी। भारत के 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। या राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली इसमें शामिल है। ठीक है, 11 राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? करेक्ट, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ब्रह्माणी का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्माणी। उपर्युक्त नदियों में ब्रह्माणी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे कम है, जबकि महानदी का सबसे अधिक है। ठीक है, ये आपका जो है क्षेत्र दिया है। नेक्स्ट है, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? इंपॉर्टेंट है, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागा नदी का उद्गम लाहौल घाटी से होता है। इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होती है। ये दोनों नदियां हिमालय प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है। नेक्स्ट, खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो खंभात है कहां पे है? तो गुजरात में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में यह स्थित है। खंभात क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती तथा माही नदियां अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाते हैं। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, इनका मुहाना कहां पे है? तो खंभात की खाड़ी में है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे है? तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में यह स्थित है। नेक्स्ट है, जास्कर और श्वेक किस नदी की सहायक नदियां हैं? जास्कर और श्वेक जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सिंधु नदी की सहायक नदी है। जास्कर, श्वेक, कुर्रम, स्वात आदि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो सतलज हो गया, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम सबसे प्रमुख हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट यानी पाकिस्तान में मिलती है। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। नेक्स्ट, पैगोंग झील है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कहां पे है? लद्दाख में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में यह स्थित है। नेक्स्ट, गंगा सागर है, तो गंगा सागर जो है आपका एक तीर्थ क्षेत्र है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। यहां प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है जो कि बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना गया था? तो बी माना गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आयोग द्वारा जो है बी माना गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी जो है गंगा नदी से कहां पे मिलती है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। कुर्सेला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कुर्सेला। कोसी नदी कुर्सेला यानी कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे छोटी इनमें से कौन सा है? तो साबरमती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, साबरमती। नेक्स्ट, वेनगंगा डैश की सहायक नदी है। वेनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, ऑप्शन डी। वेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
पहली कौन सी है? गंगा। दूसरी कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती, प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी तथा मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है, एक तरफ सरोवर दिया है, दूसरी तरफ राज्य। पहला है पुलिकट। पुलिकट कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। हरके कहां पे? तो पंजाब में। नल सरोवर ये गुजरात में है, और वेदांत थांगल ये कहां पे है? तो तमिलनाडु में है वेदांत थांगल। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिकट आंध्र प्रदेश, हरिके पंजाब, नल सरोवर गुजरात और वेदांत थांगल कहां पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ये सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उल्लेखनीय है उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है, ना कि गंगा नदी की। यद्यपि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसलिए बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात में भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में बहती है। किस किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में यह बहती है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर में आपका क्या है? तो आपका विंध्याचल, फिर आपका पड़ता है नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे क्या है आपका? तो सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है इनमें से? ऑप्शन बी इंडो ब्रह्म। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंडो ब्रह्म। हिमालय नदी तंत्र में इंडो ब्रह्म नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, जो प्राचीन समय में असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लिस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह तंत्र छिन्न भिन्न होकर 3 नदी तंत्रों में बट गया। नेक्स्ट, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 802 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे 805 भी मिलेगा, तो निकटतम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक उद्गम स्थल है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? पहले हम व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा एवं महानदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ को दिखाया गया है, जो कि आपका क्या है? गलत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार ने किसको माना है? तो सोन को, नर्मदा एवं महानदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है सोन, नर्मदा तथा महानदी, तो बिहार ने क्या माना है बीपीएससी ने? तो ऑप्शन 20 का माना है अमरकंटक। नेक्स्ट, सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? देखिए ये भी प्रश्न बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है, तो सबसे उत्तर में इनमें से गंगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। भारत में सबसे
विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र इनमें से कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र। ऑप्शन सी, गंगा नदी तंत्र। भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। गंगा नदी द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती हैं? मुख्यतः सिंधु नदी हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी मुख्य नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो नर्मदा नदी, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियां यहाँ की मुख्य नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो वेनगंगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। बल्कि आपका सोन हो गया, कोसी, रामगंगा, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। नेक्स्ट है, पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार की राजधानी पटना में स्थित फतुहा के पास गंगा में मिलती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर जो है गंगा का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन डी, देवप्रयाग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? तो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ, जोंक, हदसो, मांड आदि जो है ये महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गंगा भी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी भी, कृष्णा और कावेरी। बाकी लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अब कहाँ पे गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगबो नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जांगबो या सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसे? तो वहां पे तो इसे दिहांग कहा जाता है, और ये बांग्लादेश में से तो जमुना कहा जाता है, और असम में जब प्रवेश करती है तो वहां पे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं हिमालय को? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है तो उसे पूर्ववर्ती अपवाह कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तिस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, क्योंकि यह हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? उपनदी है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है।
यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जो असम के जोगीघोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कानपुर को जो है पूर्व का मानचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ जो है चमड़ा प्रसिद्ध उद्योग है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो कोसी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए, नर्मदा ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के बजाय किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात ये जो है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर यह स्थित है। एक और ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध भी आपका जो है इसी नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। तो ऑप्शन सी, भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ, अभी पढ़ा हमने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की ओर मैंने बताया था कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा प्रवाहित होती है और ताप्ती। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत में अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं, यानी पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है। इस प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये नदियां पश्चिम वाहिनी है, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके विपरीत जो आपका राप्ती है नेपाल की पहाड़ी से निकल घाघरा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन जो है भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी अरावली श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। कहां से निकलती है? तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है। 511 किलोमीटर लंबी यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ के रण में क्या होती है? ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से होता है। ठीक है, इस पर हम पढ़ चुके हैं। ये आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र भी वहां से निकलती है, सतलज भी वहीं से, सिंधु भी। तो इसलिए ऑप्शन डी, सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चुमांग युंग डुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से होता है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है। सतलज कहां से? तो राकसताल। राकसताल से निकलकर यह नदी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होकर सिपकिला दर्रे के निकट हिमालय में सकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सतलज नदी जो है भारत में कहां से? तो सिपकिला दर्रे से यह प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चोमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है और जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन डी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है या झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। ऑप्शन बी, गोदावरी। दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना सीमा पर गोदावरी से मिलती है। इसी तरह सबरी नदी उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारी नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बासर में है। जुआरी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अग्नाशिनी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है मानसून एवं वर्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु कौन सी है? तो ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है और ये सर्दियों में होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सर्दियों में बारिश कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में होती है। यह मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर अथवा जनवरी के मध्य तक जारी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्यों होती है? तो ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। कौन सी शाखा? तो दक्षिण पश्चिम शाखा। यह अरावली पर्वत के मानसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान से देखिएगा इसको। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। ठीक है, यह वर्षा जो है मुख्यतः भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग तक प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर बहने पर इनमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है, अभी हमने पढ़ा कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है? दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? सॉरी, तो ऑप्शन ए, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है, जिसका मुख्य कारण वहां की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वत से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवाती रूप ले लेती हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा क्या है? इंपॉर्टेंट है। आम्र वर्षा क्या है? पहला है आमों की बौछार, नहीं गलत है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ये भी आपका क्या है? गलत है। बिहार में जून में होने वाली वर्षा, ये भी गलत है। बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाली वर्षा, ये भी आपका गलत है। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा फुहार है। ध्यान रखिएगा, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने में भारी वर्षा होती है, अतः उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ऑप्शन ए CWG, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। ठीक है, कैसा? तो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है ये। इसका फैलाव गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान क्या होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है गिर जाता है। 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो वहां से जो है तापमान गिरने लगता है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के तापमान में क्या होती है? गिरावट दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? पहले प्रश्न में पढ़ा था हमने, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ध्यान रखिए, किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो वह बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है, तो ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखते हैं, भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारण है। स्थल प्रमुख कारक स्थल तथा समुद्रों का विविधतापन है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और वर्षा करती हैं। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र की अपेक्षाकृत ठंडा होने के कारण जो मानसूनी हवाएं हैं ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और वर्षा कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इन एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसके बारे में। मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट और आपका भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अपसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक होगा इसमें। नेक्स्ट, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, तो ऑप्शन सी सूखे का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सूखे का। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस वर्ष क्या होता है? तो उस साल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा कम होती है, यानी सूखे कारण बनता है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग, तो 5 जून को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहां से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज जो है 5 बजे वीडियो आएगी। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों को हम 5 बजे करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।